शादी की पहली रात मेरा पति कमरे में आते ही सो गया और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। ये कैसे हो सकता था कि उसने ठीक तरह से मुझे देखना भी गवारा न समझा। ऐसी कौन सी नींद थी जो एकदम ही मुझे छोड़कर सो गया था। मेरे अंदर ही अंदर एक आग जलने लगी थी। मैं कब से एक ही तरह बेड पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी और उसने तो मुझे ऐसे नजरअंदाज कर दिया था जैसे कमरे में मैं ही ना हूँ। भला मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को भी इस तरह नजरअंदाज किया जा सकता था, और वह भी शादी की पहली रात। इस बात ने मुझे जलते तवे पर बैठा दिया था। कुछ देर में मैंने अपने पति सौरभ का इंतजार किया कि क्या पता कुछ देर की नींद के बाद वे जाग जाएं। लेकिन जब वे गहरी नींद सो गए और उनके खर्राटे कमरे में गूंजने लगे, तो मैंने उठकर अपने शादी का जोड़ा बदला और यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इस रात के इंतजार में तो मैं एक पिछले महीने से दिन गिन रही थी, और जब ये रात आई थी तो सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। दरअसल मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी, इसलिए मेरे अंदर पनपने वाले जज्बात कुछ ज्यादा ही थे। फिर सौरभ ने मुझसे अपनी मोहब्बत से शादी की। इस बात ने मुझे और ज्यादा मगरूर बना दिया था। लेकिन शादी की पहली रात उसके व्यवहार ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। जिसने मुझसे शादी करने के लिए इतने पापड़ पेले थे, वह पहली ही रात मुझे छोड़कर कैसे सो सकता था। मेरा दिल बुरी तरह से सुलग रहा था। मैं दबे पाँव कमरे से बाहर निकली और सोचा कि अपनी बड़ी बहन के कमरे का जायजा लेती हूँ। आखिरकार वह भी तो मेरे साथ ही शादी होकर इस घर में आई थी। क्या ऐसा ही कुछ उसके पति रोहन ने भी किया है? मैं जैसे ही अपनी बड़ी बहन के कमरे के बाहर पहुंची, तो मुझे अंदर से अपनी बहन सीमा के खिलखिला कर हंसने की आवाज आई और मुझे सच में गुस्सा आने लगा। मेरी बहन तो अपनी शादी की रात बहुत खुश थी, और एक मैं थी जो अकेलेपन की पीड़ा झेलने पर मजबूर थी। सारे घर वाले ऐसे सोए पड़े थे जैसे कई दिनों से जाग रहे हो। शादी वाला घर था, हर जगह सामान बिखरा पड़ा था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई और थक हार कर वापस अपने कमरे में आई, जहां मेरा पति सौरभ अभी तक खर्राटे ले रहा था। मैंने सारी रात करवटें बदलते बदलते गुजारी थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर सौरभ ने मुझसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी, तो फिर मुझे कुछ वक्त देना भी गवारा क्यों न समझा था। कब मुझे नींद लग गई पता ही न चला, और सुबह मेरी आंख खुली तो सौरभ मुझसे पहले ही उठ चुका था और कमरे में मौजूद नहीं था। मैं उठकर तैयार हुई तो पता चला कि मेरे घर वाले लेने के लिए आ गए हैं। मैं और मेरी बहन सीमा दोनों ही घर वालों के साथ अपने घर आ गए, लेकिन सौरभ से मेरी मुलाकात ना हो सकी थी। सौरभ की बड़ी बहन ने बताया था कि वह सुबह सवेरे ही काम पर चला गया है। मैं बार बार अपनी बहन सीमा का चेहरा देख रही थी, जो खुशी से खिला हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। ना ही उसकी हंसी बंद हो रही थी और ना ही उसके चेहरे की चमक में कोई कमी थी। मेरी माँ ने मेरे चेहरे की उदासी को महसूस कर लिया और कहने लगी कि क्या बात है, सीमा तो बहुत खुश नजर आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे रीमा तुम्हें कोई परेशानी हो। मैं चाह कर भी अपनी माँ को ये नहीं बता सकती थी कि शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, इसलिए मुस्कुरा कर बात टाल गई और कहा कि थकान की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। रात गए सौरभ और रोहन भाई हम दोनों बहनों को लेने के लिए आ गए। मैंने सौरभ से मुंह फेर लिया था। सौरभ ने भी इस बात को महसूस कर लिया था। घर आते ही सौरभ मेरे पास आए और रात के लिए माफी मांगने लगे। कुछ देर की नाराजगी के बाद मैं उनके आगे हार मान गई। वे मुझसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। मैं उनकी नजदीकियों का इंतजार करने लगी, लेकिन दूसरी रात भी बिना कोई संबंध कायम किए ही सौरभ सो गए थे। इस बात ने मुझे तोड़ दिया था। कुछ देर पहले ही उन्होंने कल रात के लिए माफी मांगी थी, और अब वे एक दफा फिर मुझे तन्हा छोड़कर सो चुके थे। ऐसे कैसे मुमकिन था कि कोई मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन को अपनी भावनाओं से संतुष्ट न कर पाए। कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसने सौरभ को मुझसे दूर रखा था। और जब ये बात मेरे सामने आई कि क्यों वह मुझे छोड़कर इस तरह सोने लगे थे, तो मेरे होश उड़ गए। शादी की दूसरी सुबह जब सौरभ सोकर उठे, तो मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर एक दफा फिर माफी मांगने लगे कि पता नहीं कैसे उन्हें नींद लग गई थी। लेकिन अब ये बात मेरे लिए स्वीकार करने लायक हरगिज ना थी, इसलिए ना ही मैंने उनकी माफी स्वीकार की और ना ही उनसे ज्यादा बात की। मैं चलते फिरते अपने ही घर में अपनी बड़ी बहन को जिस तरह देख रही थी, मेरा दिल अंदर से जलने लगा था। मेरी बड़ी बहन अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, और वे दोनों हर वक्त एक दूसरे में गुम रहते थे। घर में हम चारों और एक बीमार सास के अलावा और कोई नहीं था। हमारी शादीशुदा ननंद ने अपने भाइयों की दुल्हन बना कर लाई थी और फिर खुद अपने घर चली गई थी।
घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। हर तरफ सुकून ही सुकून था। लेकिन उसके बाद भी मुझे वह खुशी ना मिल सकी जिसकी मैं हकदार थी। और जब मैं सीमा की तरफ देखती तो मुझे इस बात का दिल से एहसास होने लगता। मेरा दिल चाहता कि मैं चीख चीख कर दुनिया को बताऊं कि शादी के 15 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मैं किस तरह अकेलेपन की जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पति ने अब तक मुझे वक्त नहीं दिया था। हर रात ही कोई ना कोई मसला पेश आ जाता। कभी वह इतनी गहरी नींद सो जाते तो कभी वह लैपटॉप खोलकर अपने ऑफिस के कामों में बिजी हो जाते और मैं इंतजार करते करते सो जाती। और जब इसी तरह महीना गुजर गया तो एक दिन ना चाहते हुए भी मैंने ये बात अपनी एक शादीशुदा सहेली को बता दी। मैं सीमा को बताकर उसके सामने अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती थी, क्योंकि उसने बहुत दफा मुझे इस शादी के लिए रोकने की कोशिश की थी। सीमा को पहले से ही अंदाजा था कि सौरभ एक अच्छा पति साबित नहीं होगा। उसका कहना था कि मोहन ने उसे काफी दफा अपने भाई के बारे में ऐसी बहुत सी बातें बताई जो कि अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने सीमा की बातों पर भरोसा नहीं किया था। मैं तो मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। पर अब मुझे पता चल चुका था कि मेरी बहन ने ठीक ही कहा था। जब मेरी शादीशुदा सहेली को इस बात का पता चला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो कहने लगी, रीमा, तुमने इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रखी है? तुम्हारा पति तो तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हारा नहीं है। वह नामर्द है, इसलिए तो उसके दिल में किसी तरह की कोई भावना पैदा नहीं हुई और शायद इसलिए उसने तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर तुमसे शादी की, ताकि तुम कभी अपनी बड़ी बहन की वजह से ये बात किसी के सामने ना बता सको। और फिर अगर कभी उसे छोड़ना भी चाहो तो तुम्हारी बड़ी बहन का घर ना उजड़ जाए, ये सोचकर तुम चुप रहो। अपनी सहेली पिंकी की बातें सुनकर तो मेरी जान निकल गई थी कि सच में मेरी शादी एक नामर्द से हुई थी। इस सोच ने मुझे हिला कर रख दिया था। मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ जीना था। पिंकी की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था और मैंने सोचा था कि मैं सौरभ से इस बारे में फेस टू फेस बात करूंगी और उन्हें इलाज का कहूंगी। लेकिन शादी को 2 महीने गुजर जाने के बाद भी मुझ में इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं सौरभ से इस बारे में बात करूं। ना ही हमारे बीच कोई रिश्ता कायम हो सका और ना ही इस बात को लेकर हम दोनों के बीच खुलकर कोई बात हो सकी। मैं हमेशा यही सोच कर चुप हो जाती कि इस तरह शायद हमारे रिश्ते का भरम कायम रह सके। शादी के तीसरे महीने में जैसे ही मेरी बहन सीमा उम्मीद से हुई तो मेरे दिल में भी ये आग चिंगारी की तरह लग गई कि अब मुझे भी माँ बनना चाहिए। लेकिन मैं कैसे माँ बन सकती थी? मैं अपना बेचैन वजूद लिए कभी अपनी बीमार सास के पास बैठ जाती तो कभी सारे घर के चक्कर काटने लगती। बहुत दफ़ा मैंने सोचा कि अपने माँ बाप को इस बात से आगाह कर दूं, लेकिन फिर अपने बीमार बाप का सोचकर मैं चुप रह जाती कि इस बात से न सिर्फ उन्हें तकलीफ पहुंचेगी बल्कि वे बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो जाएंगे। जो जैसा चल रहा था मैंने उसे ऐसा ही छोड़ दिया था। लेकिन सीमा प्रेग्नेंट होने की खबर ने मेरे दिल में हलचल मचा दी थी। और जब से सीमा प्रेग्नेंट हुई थी हर कोई मुझसे यही सवाल पूछ रहा था कि मैं कब उम्मीद से होंगी। क्योंकि हम दोनों बहनों की शादी एक साथ ही हुई थी, इसलिए दुनिया वाले समझ रहे थे कि हमारे औलाद भी एक साथ ही पैदा होगी, जबकि ये सब ईश्वर के खेल है। लेकिन एक साथ होने वाली शादियों में शायद यही मसला सबसे ज्यादा होता है कि दुनिया वाले हर चीज में कमियां ढूंढने लगते हैं और यही कमियां निकालना जब औलाद को लेकर हम दोनों बहनों के बीच आई तो हर गुजरता दिन हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होता चला गया। मैंने दबे शब्दों में अपने पति सौरभ से ये बात कही कि मैं भी औलाद की खुशी चाहती हूँ, लेकिन सौरभ ने मेरी तरफ ऐसी नजर डाली जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। सौरभ ने मेरी बात का जवाब देना भी गवारा नहीं किया था और वे ऑफिस के लिए निकल गए थे। मैं बीते दिनों को याद करने लगी थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। यही सौरभ थे जो मेरी मोहब्बत को पाने के लिए घंटों मेरे कॉलेज के रास्ते में खड़े रहा करते थे। जब से रोहन भाई और सीमा का रिश्ता हुआ था, सौरभ का किसी न किसी काम से अपनी बहन के साथ हमारे घर आना जाना शुरू हो गया था और उन्होंने फिर सबका जीना मुश्किल कर दिया था। उन्हें पहले ही नज़र में मुझसे मोहब्बत हो गई थी और वे मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि वे एक घर में 2 बेटियों को विदा नहीं करना चाहते। इस तरह रिश्तों में बहुत दरारें पड़ती हैं। लेकिन सौरभ तो मेरे घर वालों के लिए एक इम्तिहान बन गए और कई दफ़ा अपनी बहन को रिश्ता देकर भेजा। और जब पिताजी ने कहा कि अभी तो रीमा कॉलेज में है और उसकी उम्र बहुत कम है, तो सौरभ ने मेरे पिताजी को विश्वास दिलाया कि वह न सिर्फ मेरी पढ़ाई पूरी करवाएंगे बल्कि मुझ पर किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती और रोक टोक भी नहीं करेंगे। ना चाहते हुए भी पिताजी ने मेरा रिश्ता सौरभ के साथ तय कर दिया, क्योंकि सौरभ की मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही थी। रिश्ता तय होने के बाद तो वे रोजाना ही मेरे कॉलेज के रास्ते में आकर खड़े हो जाते और मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते। सीमा भी मेरे साथ ही कॉलेज जाया करती थी।
जब वह सौरभ को इस तरह दीवानापन करके देखती तो कहती कि यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो सौरभ ने छुपा रखी है। पहली नजर की मोहब्बत तब बालिक है, लेकिन जिस तरह की दीवानगी का इजहार सौरभ करता है मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। सीमा की बातें सुनकर मैं हंस दिया करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बहन सही कह रही है। सौरभ की ये दीवानगी तो दरअसल उसके अंदर की कमजोरी छुपाने का जरिया थी। उन्होंने अपनी मोहब्बत का ऐसा जाल बिछाया था कि मैं समझ भी उसमें फंस गई थी और अब बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। सीमा के चेहरे की खुशी, रोहन भाई का उसके साथ रवैया और जिस तरह वे दोनों एक दूसरे में गुम नजर आते थे, मेरे लिए सब सहन करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेरी जिंदगी में यही सब तो नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं भी उम्मीद से होंगी और एक बच्चे की माँ जरूर बनूंगी। अगर सौरभ मुझे औलाद नहीं दे सकते तो क्या हुआ, मैं किसी न किसी तरह बच्चा हासिल कर ही लूंगी। जिस तरह सौरभ के नामर्द होने वाली बात किसी को नहीं मालूम है, उसी तरह ये भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा किसका है। मेरे दिलो दिमाग में बस हर वक्त यही जंग जारी थी और फिर मुझे वह मौका मिल ही गया जब मैं अपनी उस इच्छा को पूरा कर सकती थी। सौरभ को ऑफिस के काम से रात देर तक ऑफिस में रुकना था और सीमा की तबीयत खराब होने की वजह से मेरी माँ उसे अपने साथ ले गई थी, क्योंकि यहाँ उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मैं भी कम उम्र और ना तजुर्बेकार थी, इसलिए माँ ने सीमा को मेरे सहारे नहीं छोड़ा था। रोहन घर में मेरे साथ तन्हा थे। मैं अपनी बीमार सास को दवा देकर सुला दिया और चाय का कप लेकर रात के अंधेरे में रोहन के पास पहुंच गई और उनके साथ बैठकर बातें करने लगी। लेकिन दरअसल मेरे दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। काफी देर तक रोहन के साथ बातें करने के बाद मैंने धीरे धीरे उन्हें अपनी अदाओं में उलझाना शुरू कर दिया। मैं खूबसूरत थी, कम उम्र थी और सभी कहते थे कि मैं सीमा से ज्यादा हसीन हूँ। मैंने इसी बात का फायदा उठाया था और रोहन को अपने जाल में फंसा लिया था। औलाद प्राप्ति के लिए मैं वह कर बैठी जिसके बारे में शायद कोई औरत सोच भी नहीं सकती। मैंने अपनी बहन के पति के साथ रिश्ता बनाना चाहा था, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में औलाद चाहिए थी। अपना मकसद पूरा करके मैं वापस अपने कमरे में लौट आई थी। सौरभ सुबह के करीब घर लौटे थे और थके हारे आते ही सोने के लिए लेट गए थे। मैं खुद भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए मुझे भी नींद लग गई और जब सुबह मेरी आँख खुली तो सौरभ घर में ही मौजूद थे। कहने लगे, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बल्कि आज हम तुम्हारे कॉलेज चलेंगे। मैं तुम्हारा आगे एडमिशन करवा रहा हूँ, जैसा कि तुम्हारी ख्वाहिश थी। मैंने एक नज़र सौरभ पर डाली और दिल में सोचा कि मुझे खुद से दूर रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। मेरी पढ़ाई का बहाना बनाकर और ज़्यादा मुझसे दूरी बना सकते हैं। और मेरी पढ़ाई अपने हिस्से का खेल खेल चुकी थी और मेरी पढ़ाई के बहाने अपनी नामर्दी छुपा सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने हिस्से का खेल खेल चुकी थी। मुझे बस उस दिन का इंतजार था जब मैं उम्मीद से होती और औलाद की खुशी पा लेती। कभी कभी मैं सोचती कि सौरभ मुझसे इस औलाद के बारे में सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, लेकिन दूसरे ही पल मुझे ख्याल आता कि वह कभी मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वह खुद एक नामर्द हैं और वह तो मुझे औलाद भी नहीं दे सकते, इसलिए मेरे चरित्र पर भी सवाल नहीं उठाएंगे। रोहन के साथ रिश्ता कायम करके मेरी भावनाओं को भी कुछ सुकून मिल गया था और मैं हर वक्त प्रेग्नेंट होने का इंतजार करने लगी थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझ पर कैसी कयामत गुजरने वाली है। हमारी शादी को पूरे 6 महीने होने वाले थे और ये 6 महीने मैंने सौरभ की मोहब्बत के बिन ही गुजार दिए थे। ये भी ऐसी ही एक रात थी। सौरभ हमेशा की तरह जल्दी सो चुके थे और उनके सोने के कुछ देर बाद मुझे भी नींद लग गई थी। लेकिन जब आधी रात को मेरी आँख खुली तो सौरभ कमरे में मौजूद नहीं था। इतनी रात को सौरभ कहाँ गया था, यही सोचकर जब मैंने सौरभ को ढूंढना शुरू करा तो मैं रसोई घर के दरवाजे पर पहुंच गई। अंदर से सौरभ और सीमा की आवाजें आ रही थी। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी और फिर जो सच मेरे सामने आया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। सीमा सौरभ से कह रही थी कि बस कुछ दिन और इसी तरह गुजार लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौरभ तड़प कर कहने लगा कि पहले ही मैं 6 महीने इस तरह गुजार चुका हूँ, अब मेरे लिए और ऐसे रहना मुमकिन नहीं है। मैं कब तक ऐसे अपने आप से जंग लड़ता रहूंगा। सौरभ की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वे और सीमा ये सब क्या कह रहे थे। मैंने दरवाजे की दरार से अंदर झांका तो सीमा ने सौरभ के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। वे कह रही थी कि बस कुछ वक्त और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तुमने ही जल्दबाजी में शादी कर ली है, अगर थोड़ा वक्त रुक जाते तो ऐसा ना होता। मैंने तुमसे इस वक्त भी कहा था कि रीना से शादी करके गलत फैसला ना करो, बल्कि कुछ वक्त रुक जाओ। सौरभ और सीमा को रात के अंधेरे में एक साथ रसोई घर में देखकर न सिर्फ मेरी जान निकल गई थी, बल्कि मैं सोच रही थी कि यही वजह थी जो मेरी बहन नहीं चाहती थी कि मैं सौरभ से शादी करूं।
क्योंकि मैं तो खुद सौरभ में दिलचस्पी रखती थी। बल्कि यही नहीं, सौरभ ने भी मुझे धोखा दिया था। वह आधी रात को मुझे छोड़कर मेरी बहन के साथ यहाँ बिजी था। लेकिन अगर सौरभ और सीमा में दिलचस्पी थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? शायद अपना जुर्म छुपाने के लिए। क्योंकि अगर मेरी जगह कोई और उनकी पत्नी बनकर आती तो वह कभी सीमा के साथ इतना करीब नहीं हो सकते थे। उस वक्त तो सीमा उनकी भाभी भी थी और साली भी। उस रिश्ते से वह उसके साथ आसानी से मुलाकात कर सकते थे। मैं रसोई घर के अंदर जाने की बजाय वापस लौट आई और सूटकेस निकाल कर अपना सामान पैक करने लगी। अब इस घर में मेरा कोई काम नहीं था। मैं तो बच्चे की ख्वाहिश में अपने बहनोई के साथ गलत काम भी कर ली थी। अगर मुझे पहले पता होता कि ये सब सौरभ ने इनके लिए किया है तो मैं कभी ऐसा ना करती। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं अपना सामान बांध चुकी थी कि तभी सौरभ कमरे में आए और ये देखकर हैरान रह गए कि मैं न सिर्फ जा रही थी बल्कि कहीं जाने की तैयारी भी कर चुकी थी। सौरभ ने फौरन हाथ पकड़ा और पूछने लगे कि आधी रात को तुम्हें क्या हुआ है और तुम कहाँ जा रही हो? मैंने रोते हुए सौरभ से कहा कि जब आपकी भावनाओं को संतुष्टि के लिए सीमा यहाँ मौजूद है तो फिर मैं यहाँ रुककर क्या करूँगी? पिछले 6 महीने से मैं सिर्फ ये सोच कर चुप रही कि शायद आप नामर्द हैं और मुझे आपका पर्दा रखना चाहिए। लेकिन आज मुझे पता चला कि दरअसल आपकी मर्दानगी तो सिर्फ सीमा के लिए है। मेरी बात सुनकर सौरभ की आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगे, रीना कुछ तो होश करो, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं सीमा के साथ कैसे कुछ गलत कर सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि मैंने इतने दिनों से तुमसे दूरी बनाई, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम आगे बढ़ना चाहती थी। सीमा ने मुझे बताया था कि ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, कि तुम मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती हो जब तक कि तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती। और इसलिए मैंने खुद पर काबू पाया और कभी नींद की गोली खाकर सो जाता तो कभी खुद को कामों में बिजी कर लेता। आज रात मुझे नींद की गोली खाकर भी नींद ना आई तो मैं बावर्ची खाने में पानी पीने के लिए चला गया और मैं वहाँ सीमा से इसी बात को कह रहा था कि मेरे लिए अब उस तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन सीमा मुझे समझा रही थी कि बस कुछ वक्त की बात है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो फिर तुम मेरे साथ अच्छी तरह जिंदगी गुजार लोगी। सीमा ने तो शादी से पहले भी तुम्हारी ये अच्छा मुझ तक पहुंचाई थी कि तुम इतनी जल्दी मुझसे शादी नहीं करना चाहती बल्कि पढ़ना चाहती हो। लेकिन मैंने सीमा से कहा था कि वह तुम्हें यकीन दिला दे कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और इसलिए मैंने शादी की रात से लेकर अब तक अपने आप पर काबू ही रखा हुआ है। लेकिन पता नहीं तुम क्या कुछ कह रही हो कि बातें मेरे सर से गुजर गई थी। पता नहीं क्या सच था और क्या झूठ। लेकिन ना ही सीमा ने मुझे कभी सौरभ का कोई संदेश दिया था और ना ही मैंने कभी सौरभ के लिए सीमा से ऐसी कोई बात कही थी। और जब मैंने यही बात सौरभ को बताई तो वो काफ़ी देर तक सन्नाटे में आ गया और फिर सौरभ गुस्से से कमरे से निकला और जब थोड़ी देर बाद के और सीमा भी थी जैसे वह चीखते हुए लाया था। और फिर जब उसके सामने दोबारा से मैंने सारी बात कही तो उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वह जानबूझकर हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर रही थी। वे मेरे सामने सौरभ को नामर्द साबित करना चाहती थी और उसके सामने मुझे कम उम्र और नादान। दरअसल सौरभ की मेरे लिए जो मोहब्बत और दीवानगी थी वह उससे बर्दाश्त ना हो सकी थी क्योंकि रोहन उसे सौरभ जैसी मोहब्बत ना करते थे। उनका रिश्ता एक अरेंज मैरिज था और सौरभ ने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी। वो जलन का शिकार हो गई थी और उसने सोचा था कि वह इस तरह हम दोनों की जिंदगी में दूरियां पैदा करके कभी हमें एक नहीं होने देगी। और हम दोनों की गलती यह थी कि हमने पति पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे से बात करने की बजाय गैरों से बात करना सही समझा। अगर मैं अपने दोस्त से बात करने की बजाय सीधा सौरभ से बात करती तो इतनी समस्याएं पेश ना आती। और अगर सौरभ की सीमा को बीच में ना लाने की बजाय मुझसे मेरी मर्जी जानने की कोशिश करते तो शायद ये 6 महीने हम दोनों की ऐसी पीड़ा में ना करते। जो भी था, सीमा की इस गलती की वजह से बहुत कुछ बिगड़ गया था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, वरना मैं सारी जिंदगी कभी सौरभ के आगे सर न उठा पाती। मैंने और सौरभ ने एक दूसरे से माफी मांग ली थी और रोहन को भी सीमा का सारा सच बता दिया था। ये जानने के बाद कि सीमा के दिल में हमारे लिए नफरत पैदा हो गई है, रोहन खुद उसे लेकर अलग हो गए थे। वैसे भी जो कुछ मेरे और रोहन के बीच हो चुका था उसके बाद हमारा एक छत के नीचे रहना मुमकिन भी नहीं था। आज मैं और सौरभ एक बहुत अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम दोनों की जरा सी नादानी हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती थी। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सगी बहन ही मेरी खुशियों की दुश्मन हो सकती है। क्या आप लोगों ने भी कभी किसी को नफरत की आग में इस कदर अंधे होते देखा है? उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।